हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो पिछली क्लासेस थी वो बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से डेली करंट अफेयर की क्लासेस वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये मान के चलिए कि अब जो क्लासेस आपकी होंगी वो डेली लगातार आपकी क्लासेस होंगी। अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ना हो पाए, लेकिन अब से ये क्लास आपकी डेली की डेली क्लासेस ये आपकी होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या नाम है अप्रैल महीने का करंट अफेयर करवा रखा है, तो जिन साथियों ने नहीं देखा वो भी सभी साथी लोग देख लें। और इसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च का मैंने करवा रखा, वो भी आप लोग देख लें ज़रूर, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में पहले हम जरा समझ लेते हैं कि हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की, और अगर हम आज बात करें तो आज है 15 जून 2021, और 15 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ में, ठीक है। और एक एक पॉइंट को हम लोग साथ में समझेंगे। और ये जो क्लास है ये आपकी एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीडब्ल्यूएससी, पैट हो गया, बीडीओ हो गया और लेखपाल हो गया, यानी कि जहाँ कहीं भी आपकी करंट अफेयर आता है ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये उम्मीद है कि उसमें करंट अफेयर जरूर आता है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। और ये जो क्लास आपकी है ये रोज़ सुबह 7 बजे लाइव चलेगी, और आप लोग सभी साथी इसको जरूर देखें, और जिससे क्या होगा कि आपको जरूर यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग कॉपी पेन लिए बैठे तो उसको साथ में नोट जरूर करते चलें, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो जैसा कि मेरा कोटेशन है जो पहले भी था कि अब करंट अफेयर्स पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो मैंने कई बार आपको कोई चीज़ बताई भी है कि कैसे छपेगा, क्या चीज़ कैसे क्या होगी, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और एक नई शुरुआत है, एक नए सिरे से आपके करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही प्यार, जैसे अभी तक आपने पिछली क्लासेस को प्यार बनाए रखा, ऐसे भी आगे आप लोग प्यार को बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ में और भी लोगों को जरूर बताएं, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा बन जाता है। यहाँ पर पहले प्रश्न की बात की जा रही है। जब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि अक्षय कुमार को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर किसको अक्षय कुमार को कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये माई लैब हैं, माई लैब ने इनको अभी हाल ही में क्या बना दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब सीधा यह होता है कि कोई भी एक ब्रांड हो गया, कोई किसी भी चीज़ का कोई ब्रांड हो सकता है। एम्बेसडर का मतलब होता है उसको चलाने वाला, उसको प्रेजेंट करने वाला, समझ में आ गया। यानी उसको जैसे प्रचार प्रसार हो गया तो इन्हीं सभी, जैसे देखा होगा ऐड आता है, ठीक है ना। तो ऐड कई सारा आपने देखा हो, कई सारे हीरो हो गए या क्रिकेटर हो गए, ये कई सारे ऐड करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अभी हाल ही में अक्षय कुमार को कौन सी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई लैब हो जाएगा, ठीक है। और ये इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये तो आपका वन लाइनर प्रश्न हो गया, लेकिन अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ये भी साथ में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, पुणे स्थित फर्म में जो डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा और कई कार्य क्षेत्रों में कार्य करती है, ने हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविशील्ड भी लॉन्च की हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। और कुमार ने लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस जैसे कोई भी ब्रांड हो गया, उस ब्रांड का प्रचार प्रसार जो होता है वही ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसा कि आपको पता है, अब देखो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको निकल के आ जाएंगे। पहला तो प्रश्न आपको याद रखना है कि माई लैब के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, अक्षय कुमार हो जाएगा। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये पुणे की कंपनी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में और क्या आपको याद है, डायग्नोस्टिक हो गया,
खाद्य सुरक्षा, कृषि, आज चिकित्सा जैसे कार्य क्षेत्रों में काम करती है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आपको और याद रखना है, देश की पहली कोविड-19 स्वाब परीक्षण किट, स्वाब का मतलब सेल्फ, जो सेल्फ आपका सेल्फ टेस्ट होगा, ये किट बनाई है और किसने बनाई है, ये माईलैब ने बनाई है और उसका नाम क्या रखा गया है, कोविसेल्फ रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है अभी हाल ही में पहली देश की कोविड-19 स्वाब परीक्षण किट का नाम क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोविसेल्फ यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। और जैसा कि आप लोग, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर आप लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं तो आपको जरूर एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न आपको क्या समझ में आ गया कि अभी हाल ही में माईलैब ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षय कुमार हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनी माईलैब है ये कहाँ की स्थित है, तो इसका आपका उत्तर क्या आ जाएगा, पुणे हो जाएगा। अगर दूसरा प्रश्न पूछता है कि देश की पहली कोविड-19 जो स्वाब परीक्षण किट है वो अभी किसने बनाई है, तो माईलैब ने बनाई है और उसका नाम क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोविसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अब जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, जब भी आपका मॉर्निंग सुबह हो, तो आप अपना एक गोल, एक टारगेट को डेली डिसाइड करिएगा, छोटे छोटे से गोल्स बनाइएगा और उन गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिएगा। और शाम को सोने से पहले ये देखिएगा कि जिन टारगेट को फिक्स किया था, क्या मैं उस टारगेट को पूरा कर रहा हूं। अगर पूरा नहीं भी कर पाता हूं तो नेक्स्ट डे उसको फिक्स कीजिएगा और फिर भी उसमें आपकी पूरी दिन इसमें ताकत लगा दीजिएगा, तभी आप अपने सपने और मंजिल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और मैं अपनी पिछली क्लासेस में कई बार ये चीज़ आपको समझाया हूँ। ठीक है ना, डेली एक छोटे छोटे से टारगेट बनाइएगा। 30 घंटे आपका 30 मिनट का करंट अफेयर क्लास है, तो सबसे पहले इसको देखिएगा और भी क्लासेस आपकी शुरुआत हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च की वेबसाइट। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, क्री क्रू रखा गया। क्या रखा है, क्री क्रू रखा गया। तो ये सभी साथियों को यहाँ पे याद रखेगा। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या उत्तर इससे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा, अभी हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रू हो जाएगा। अब जरा समझ लेते हैं, देखो क्री का मतलब तो क्रिकेट से हो जाएगा और क्रू उन्होंने नाम रखा हुआ है। और ये जो आपको समझ में, ये जो आपका क्या नाम सामने आपको दिख रहा है, ये क्या उसी का लोगो है। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई एक लोगो होता है, तो ये लोगो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जरा इसकी हम लोग डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट जो है इन्होंने लॉन्च की है। क्या है, क्रिकेट जो कोई सीखना चाह रहे हैं तो उन सभी को लेके क्या इन्होंने किया है, क्रू लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अगर इसी की हम और बात करते हैं, सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय वांगर के साथ मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे पूछ लेता है कि किन किन साथियों ने इसको मिलकर तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पे भारत के पूर्व जो बल्लेबाज हैं कोच संजय वांगर के साथ इन्होंने मिलकर पाठ्यक्रम को भी खिलाड़ियों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, एक तरीके का यह कोचिंग वेबसाइट है जो यहाँ पे इन्होंने तैयार की। जैसे कई सारी वेबसाइटें होती हैं जिस पे आप जाओगे तो जैसे आप किसी के लिए सर्च करना चाह रहे हो तो वहाँ पे सर्च करके बुक्स हो गया, अपने जो भी कंटेंट हो गए, इसको ढूंढ सकते हो। तो यही है, अगर आप भी ऐसा क्रिकेट से संबंध रखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके जो भी वहाँ पर रूल्स होंगे, जो चीज़ होंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आगे हम लोग इसी प्रश्न की बात करते हैं। यह देश की पहली AI सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करता है। और ये कैसी है, देश की जो पहली है ये ऑनलाइन, यानी कि अगर इसकी बात की जाए, पहले कोचिंग होती थी लेकिन जैसे कोविड-19 के कारण क्या है, कई सारी चीज़ें हो गई, वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसी को देखते हुए क्या किया है, वीरेंद्र सहवाग ने एक अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप क्रिकेट के जितने भी रूल्स हैं, जो भी कोचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे, ये देश की पहली कोचिंग वेबसाइट है। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि देश की पहली जो क्रिकेट की वेबसाइट है अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
क्रू यहाँ पे नाम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग डेली के डेली 30 मिनट अगर आप करंट अफेयर को दे रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ये सभी में आपका बहुत ही रामबाण साबित, पेनेसिया बहुत साबित होने वाली क्लास बन रही है। ठीक है ना। जो साथी पिछली क्लासेस को देखें उनको ये चीज़ पता होगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को बहुत डिटेल्स में आपको कराया है और कम समय में, ज़्यादा बात ना करते हुए। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आप ऐसी क्लास में पहुंचते हैं जहाँ पे आपको बातें अगर कोई टीचर करता तो वो बहुत आपको पसंद आता है, उस समय तो प्रेजेंट टाइम में आपको पसंद आएगा, लेकिन बाद में जब आपका पड़ोसी सिलेक्ट हो जाएगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि काश मैंने कोई ऐसे टीचर से पढ़ा होता जो खुद में सिलेक्टेड है, कई बार सिलेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लस्टर का मतलब आप लोग जानते हो, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है ना। क्लस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप होता है। जैसे एक क्या नाम है इडियम से क्लस्टर ऑफ स्टार। ठीक, स्टार का एक कई सारा तारों का एक समूह जो होता है, तो क्लस्टर का मतलब समझ में आ गया सभी साथियों को, क्या होता है, ग्रुप होता है। अब यहीं पे बात हो रही कि पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा जो है, समुद्री सेवा का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेशनल क्या नाम समुद्र होते हैं उनके किनारे जो समुद्री सेवा क्लस्टर के ग्रुप बना दिया गया है, जिससे कि क्या हो, जो वहाँ का जो उनका व्यापार होता है उस व्यापार को ठीक करने के लिए क्लस्टर एक ग्रुप बना दिया गया, जिससे कि क्या हो, इन्हें कई सारी समस्या ना हो। ठीक है, अब जरा हम लोग यहाँ पे ये चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे अब इसके इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कई सारे, देखो आपको ये रेलवे के डिब्बे नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का एक ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं इसके और पॉइंट यहाँ से कौन कौन से निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। कौन से यहाँ पे बोर्ड की बात हो रही है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की बात हो रही है। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है अभी हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, गुजरात इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैंने क्या बताया कि अगर आप 10 मिनट के वीडियो को वन लाइनर देखते हैं तो आप समझो कैसे एग्जाम में आप करंट अफेयर के प्रश्नों को फंसा पाओगे। करंट अफेयर इतना बड़ा एक सिलेबस होता है कि उसको तैयार करना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। ठीक है ना। 150-200 प्रश्न होते हैं, उनमें से आपके 10 प्रश्न सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रश्न अगर पूछ लेता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कौन सा होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात में इसको बनाया गया है। आगे हम लोग इसी में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह हो गया, नौ परिवहन हो गया, रसद हो गया, सेवा प्रदाता हो गया, प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल होंगे। अब जरा समझ लेते हैं, जो ये क्लस्टर बनाया जा रहा है इसमें क्या है, एक जो इको सिस्टम होता है उसके रूप में इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, आपके बंदरगाह हो जाएंगे। बंदरगाह का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जहाँ पे जो नाव होती हैं वो वहाँ पे जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है जहाँ पे ठहरने का, सामान रखने की जगह होती है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। नौ परिवहन हो गया, मतलब नौका के द्वारा जो परिवहन किया जा रहा है उसको बोला जाता है। ठीक, सेवा प्रदाता जो भी आपका वहाँ पे सिक्योरिटी होगा उस चीज़ को देख रेख यहाँ पे रखी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करते हैं, गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। तो ये भी सभी साथियों को इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे कि गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय सेवा यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हम चाहते तो एक प्रश्न आपको इतना करा देते वन लाइनर में, लेकिन इसकी जो डिटेल्स अगर ना करवाते तो अगर इससे प्रश्न आ जाता, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, और जो साथी आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जब कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आते हैं तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और भी लोगों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लोगों को बताने के साथ साथ आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि SBI ने कवच पर्सन लोन परियोजना का अभी अनावरण किया है।
कौन सी योजना का किया है? कवच पर्सनल लोन की। अब देखो प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा ये जरा समझ लेते हैं, और अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर रहे हैं तो ये जो हम बोलते हैं उसी को आप प्रश्न बना के जरूर लिखा करिए। प्रश्न क्या हो जाएगा? कवच पर्सनल लोन अभी हाल ही में कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम एसबीआई की जब बात हो रही है तो एसबीआई के अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? ठीक है, चलो इसके बाद में आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे अब जरा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष या सीईओ कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा और रीड के फिर बताऊंगा कि किन साथी ने यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो आज का अगर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे अगर बन जाता तो क्या है? स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी और स्टेट बैंक के वर्तमान में सीईओ या अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आप आते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड के उपचार से संबंधित खर्चों के कारण के वित्तीय तनाव का सामना कर रहे अपने ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन नामक एक संपर्तिक मुक्त ऋण की यहाँ पे शुरुआत कर दी है। अब देखो ये जो कवच पर्सनल लोन है इसकी शुरुआत आखिर क्यों की गई? इसकी एसबीआई को जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या है कि कोविड-19 के कारण क्या है, कई सारे लोगों को कई सारी समस्याएं आई हैं। अगर वो तो यहाँ पे इनको तो अगर वो लोन लेना चाह रहे हैं तो कवच पर्सनल लोन का इन्होंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लोन के लिए है तो इसका नाम क्या रखा? कवच पर्सनल लोन। तो ये बैंक कई सारी आपको बैंकें दे देगा, उसमें से एक बैंक आपसे टिक करवाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत एसबीआई, किसकी बात हो रही? इस योजना के तहत एसबीआई ने 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त व्यक्तिगत प्रदान यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो 8.5% इसकी दर होगी, वार्षिक ब्याज की दर होगी, और ये 5 लाख रुपए के अधिक से यहाँ पे बात की जा रही है। अगर यहीं पे इसकी बात करें, इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद यहाँ पे करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण कई सारे लोग, कई सारी बैंक के कई सारे पर्सन जो है वो अपने नई नई योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, कोविड-19 के कारण जो उनको समस्या आई है उस समस्या वो लोग उभर सकें। ठीक है, आप लोग कई दिनों बाद क्लास आपकी हो रही है तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आपकी क्लास कोई समस्या तो नहीं रही है क्लास में। ठीक है ना? हाँ, प्रॉपर आवाज़ आपको आ रही कि नहीं आ रही ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और जो बाद में ऑफलाइन देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बाद में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बना दिए गए हैं। अब देखो समझ लेते हैं, जितने भी जो साथी हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को वो देने वाले हैं, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये जरूर यहाँ पे स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। किसके लिए? ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन के निकल के आ जाता है। कौन सा प्रश्न है जरा इसको समझ लेते हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव को, यहाँ पे बात किसकी हो रही? संजय यादव की हो गई। इनको अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जरा ये समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ जाएगा? संजय यादव यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया, तो क्या हो जाएगा? संजय यादव इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि आखिर, और जो ये आपको फोटो में नजर आ रहे हैं ये कौन है? संजय यादव है, क्योंकि आप फोटो के तरीके अगर देख के याद करते हैं तो आपको चीजें बहुत याद रहती हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक ये मैं थोड़ा सा राय लेना चाह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न मैं 10 या 10-12 प्रश्न जो भी आपको डेली करंट अफेयर में कराता हूं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आपका बाद में प्रैक्टिस की करवा दी जाए डेली की डेली, या साप्ताहिक करवा जाए, या आप मंथली के हिसाब से चाह रहे हो जो आपके करंट, जैसे आपने इनसे जो पढ़ा, फिर मेरा मतलब है कि इनको एमसीक्यूज में आप तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? एमसीक्यूज जब 4 ऑप्शन आपके पास में होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत समस्या होती है। ठीक है ना? तो उन सभी को चीज़ों को दूर करने आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है। ठीक है,
और इसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया है? संजय यादव को इन्होंने नियुक्त किया है। इसी की अगर हम बात करें, उनकी जो नियुक्त है उनके पद ग्रहण ज्ञात करने की तिथि से प्रभावी होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ और बात कर लेते हैं। उन्हें 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायालय के रूप में 15 जनवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी साथी एक क्या होगा, जो आरओ या पीसीएस की तैयारी कर उसमें ही पॉइंट में कथन में पूछ लिया जाएगा कि न्यायमूर्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला आपसे दे देगा कि ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आप सही कर जाओगे। दूसरा दे देगा कि क्या ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है, हाँ तो ये भी किया हुआ है। तो दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, 1 घंटे की क्लास ना हो कि 30 मिनट में पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर देखते हैं तो इसकी पीडीएफ के लिए, हाँ, और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ के लिए समस्या हो रही है, पीडीएफ चाह रहे हैं, तो हमारा चैनल जो पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वहां से आपको डेली की डेली इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जरा नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं। इस प्रश्न को आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये टकराएगा। ठीक है ना, और अगर ये टकराएगा तो उसको फोड़ने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है। ठीक है ना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो जरूर आपका जो सपना देखा है उस सपने को जरूर आप लोग पूरा करिएगा। ठीक है, आप लोग बस इसी तरीके डेली की डेली चीजें आप तैयार करते रहिएगा। आपको खुद से नहीं पता चलेगा, आपने इतना सारा करंट और स्टैटिक जीके साथ में तैयार कर लिया है। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर यहाँ पे है। बात समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रदेश का कौन सा राज्य पहले स्थान पे, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एमपी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अगर आपसे यहाँ एमपी की बात हो रही तो आपको अगर पूछ लिया जाता है कि एमपी के वर्तमान समय में अगर पूछा जाता है कि क्या नाम सीएम कौन है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? आप सभी का उत्तर यहाँ पे शिवराज पाटिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक अगर आपसे पूछ लेता है तो उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर अपना नाम उसने काबिज कर रखा है? एमपी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसकी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि इससे और कौन कौन से प्रश्न निकल के आ जाते हैं। ठीक, अगर आप इतना ही पढ़ के जाते एग्जाम में कि भारत सूचकांक में एनीमिया मुक्त कौन सा राज्य है, तो अगर इतना आपने रट्टा मार लिया मध्य प्रदेश है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग घूमा, और एग्जामिनर के दिमाग घूमने क्या होता है, वो उसी प्रश्न नया प्रश्न बना देगा, तो आपको फिर समस्या होगी कि नहीं होगी। इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स आपको लेके आता हूं कि आपको कोई भी समस्या यहाँ पे ना हो। इसीलिए मैंने टैगलाइन दे रखी, छपेगा आपके दिमाग में। तो कैसे छपेगा? जब यहाँ एक बार रिवीजन कर लोगे, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लोगे और फिर इसको डेली की डेली अगर रिवीजन करते रहो, तो कैसे आपका करंट अफेयर की कोई समस्या होगी। ठीक है, अगर 40 नंबर का जो सुपर टेट में करंट अफेयर आना है उसको यहीं से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, और जरूर एग्जाम तो जरूर होगा, ये उम्मीद है, क्योंकि चुनावी ये साल है। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में 2020 और 21 के लिए मध्य प्रदेश किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश को 64.1 के स्कोर के साथ पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो अगर आप देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को जो एनीमिया मुक्त पहला स्थान मिला उसको कितने पॉइंट मिले हुए, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 64.1 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा 5.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद 57.1 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसी की अगर हम बात करते हैं, सरकार ने समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत को यहाँ पे रणनीति बनाई थी। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पे और प्रश्न आपका कौन सा बन जाएगा।
ठीक है, ये भी हम लोग सभी साथी यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो सबसे पहले नंबर पे तो आपको तीन जो क्या नाम पोजीशन है इसको याद रखना है। सबसे पहले पोजीशन की अगर हम बात करें, पहले पोजीशन पे कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एमपी, ठीक है। और दूसरे पोजीशन की अगर हम बात करें, दूसरे पोजीशन पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और अगर हम तीसरे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका, सेकंड नंबर पे हिमाचल ना आके कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो ये भी सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे। और तीसरे की बात कौन जाएगी, तीसरा कौन सा हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपको इसमें और क्या याद रखना है कि ये जो योजना है ये कौन सी योजना के तहत इसको दूर किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस योजना का नाम भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम क्या है, पोषण योजना है। पोषण योजना के तहत क्या एक रणनीति बनाई गई और रणनीति के क्या हुआ, एनीमिया मुक्त भारत हो गया। अब एनीमिया क्या होता है जरा ये भी समझ लेते हैं, कई सारे लोगों को यहाँ पे समस्या होगी। एनीमिया होती जो बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उनको सही से न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण खून की कमी हो जाती है, तो उनको कहीं पे किसी पैरालिसिस हो जाते हैं, ये समस्या रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एनीमिया क्या होता है, अगर आपसे पूछ लेता है एनीमिया रोग किसकी कमी के द्वारा होता है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, खून की कमी के कारण जो बच्चों में होता है, ये ज्यादातर समस्याएं देखी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता तो आप लोग जरूर देखिएगा, 10 से 12 प्रश्न रहते हैं और बहुत डिटेल्स प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात क्या हो रही है, नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की यहाँ पे शपथ ले ली है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इजराइल के जो अभी देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा इजराइल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। आप अगर सोशल मीडिया या आप न्यूज़ देखते होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है ना, तो उसी इजराइल की अगर हम बात करें तो वहाँ इजराइल के जो आपके नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं वो कौन बना दिए गए हैं, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, नफ्ताली बेनेट हैं जो यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। ठीक है, समझ में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बना दिए, नफ्ताली बेनेट बना दिए। आप लोग इसको नोट कर लें और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर टकराएगा। अब जरा हम लोग इसकी फुल डिटेल्स, और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहा है ये कौन है, नफ्ताली बेनेट है। ठीक है, अब जरा इसकी फुल डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पे नफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। कौन से हैं ये, 13वें के रूप में इन्होंने काम कर रहे हैं। उनकी जीत को पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कौन थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू की 12 वर्ष की सत्ता का अंत हो गया। 12 वर्ष की सत्ता में, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इसी समय सबसे पहले यहाँ पे बने, बहुत समय से प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे थे। यही की इसी की बात और करते हैं, नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता हैं। तो अगर आपसे एक कथन में पूछ लेता है कि इजराइल के सबसे लंबे समय में अपना वहाँ पे कब्जा जमाने वाले, सेवा देने वाले कौन नेता थे, तो क्या हो जाएगा, नेतन्याहू यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी यहीं पे अगर बात करें, बेनेट एक पूर्व रक्षा मंत्री, यानी बेनेट की अगर बात करें तो ये क्या है, एक पूर्व रक्षा मंत्री हैं जो दक्षिणपंथी यामिना पार्टी से जुड़े हैं। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि जो नफ्ताली बेनेट अभी बने हुए हाल ही में, ये जो अगर आपसे पूछा जाता है कि यामिना पार्टी कौन सी पार्टी जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, यमुना पार्टी से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, सत्ता विभाजन समझौते के तरह बेनेट सितंबर 2023 तक ये बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे, 2023 तक प्रधानमंत्री ये बने रहेंगे। इसी के साथ साथ में अगर बात करें, इसके बाद ये येर लापिद को अगले 2 वर्षों की ये भी क्या है, एक पार्टी है। येर लापिद क्या है, ये भी एक पार्टी है। देखो हुआ क्या, थोड़ा सा इसका डिटेल समझ लेते हैं। तो अगर हम इजराइल की बात करें तो यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू इनकी जो पार्टी थी, इनको तो इनकी पार्टी में और 2 पार्टी हैं। 2 कौन सी, एक तो आपकी यमीना पार्टी है इजराइल में और दूसरी येर लापिद पार्टी है। तो क्या हुआ कि जैसे हम अगर मान लेते हैं कि आपको सरकार बनाने के लिए आपको 60 जो भी सदस्य हैं उनकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 60 सदस्य में अगर हम बात करें, जो आपकी येर लापिद पार्टी है इसके पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसके पास में 50 जो सरकार बनाने के लिए इसके पास कैंडिडेट हैं, संसद हैं इसके पास में। लेकिन वहीं पे यहाँ पे अगर बात करें तो येर लापिद के करीब करीब 10 हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम उस पार्टी के पास जाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सरकार को ज़्यादा चाहिए भाई। लेकिन अगर ये इनके साथ मिल जाते हैं तो क्या है, ये सत्ता, ये अपनी पार्टी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसी को देखते हुए दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के साथ साथ में क्या किया,
कि जिसके सबसे कम कैंडिडेट थे इनको पहले के वर्षों के लिए सत्ता यहाँ पे प्रदान की जा रही है, और जो अधिक वाले हैं इनको बाद में यहाँ पे इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। भाई ये पार्टी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी ना, ठीक है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या इसमें चीजें। दो पार्टी थी, कौन कौन सी थी, एक तो अमीना पार्टी थी और दूसरा यार लपित पार्टी थी। तो ये अगले 2 वर्षों के लिए रहेगा और ये अभी 2023 तक ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। और 14 जून क्या कल ही तो था, जो डेट निकल गई है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जरा समझ लेते हैं, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपके डेज हैं ये डेज आपको दिवस सभी एक एक करके आपको याद करना है, ठीक है। जैसे ये अगर डेज, ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये जून चल रहा है, तो जून का एक साथ आप लोग देख लीजिए जो भी आपके पास में बुक्स हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि सर इसका वीडियो बना के लाइएगा, तो वो भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सर एक दिवस का वीडियो अलग से टिक के साथ बना दीजिए, तो इसका मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ठीक हो। मैंने क्या बताया कि अगर मैं अपना इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के पास इतना ही तो मैंने काम बोला कि आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। इतना तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। अब जरा हम लोग प्रश्न पे आते हैं और इसको समझते हैं एक एक पॉइंट को। यहां पर बात किसकी हो रही, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हर पूरे वर्ष में क्या है, ये 14 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है चीजें आपको याद हो गई हो। विश्व रक्त दिवस कब मनाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा आगे जरा समझ लेते हैं इसका पॉइंट। यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ लेता है कि विश्व रक्तदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2005 में मनाया गया था। और यह सुरक्षित रुधिर एवं रुधिर का मतलब ब्लड होता है, खून होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। रुधिर का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है या खून होता है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुधिर उत्पादों की आवश्यकता को स्वीकृत बढ़ाने के लिए कार्य को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ब्लड जब रक्तदाता तो दिवस होता है, मतलब ब्लड आप डोनेट करते हो, तो आपको कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि ब्लड को उनको जरूरत, एक्सीडेंट हो जाती है तो उनको ब्लड की जरूरत होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो भी संस्थाएं होती हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, ये ब्लड आप अगर रक्तदान देते हो तो वो ब्लड उनके काम आ सकता है, ठीक है ना। यही इन्हीं सब काम के बारे में आपको बताया जाता है। अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, विश्व रक्तदाता दिवस रक्तदान द्वारा स्वैच्छिक रूप से जीवन रक्षक उपहार रक्त देने की सराहना हेतु मनाया जाता है। अब देखो स्वैच्छिक का मतलब कि ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप रक्तदान देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं कि नहीं आप सभी लोगों को रक्त देना ही देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे हम लोग समझ लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस WHO के वैश्विक सार्वजनिक अभियानों का यहाँ पे हिस्सा है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि ये कौन लोग काम इसको करवाते हैं, तो WHO जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस संस्था को काम करवाती है। आगे इसी की थीम की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, और ये आप सभी साथी इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को थीम मिलेगी कि विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है। जितने भी दिवस हैं उनकी थीम जरूर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगर हम थीम की बात करें तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अब देखो, गिव ब्लड का मतलब ब्लड को देना, रक्त को देना, और कीप द वर्ल्ड बीटिंग, और पूरे वर्ल्ड को जीतना। बीट का मतलब पीटना होता, तो पीटने से मतलब यहाँ पे जीतना है। समझ में आ गया भाई। आप अगर देश सेवा, समाज सेवा अगर कर रहे हो तो एक तो आपको मेंटली बहुत अच्छा फील होता है, इसके साथ साथ में जिसको उसकी नीड होती है उसको भी वो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पंच की बात कर लेते हैं। तो अगर पूछ लेता है कि इस वर्ष की 2021 की जो रक्तदाता दिवस की थीम है, वो थीम क्या हो जाएगी, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये पूरी थीम आपको साथ में याद रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आपके और यहाँ पे रह गए हैं, तो इसके बाद आपका
कंप्लीट हो जाएगा। जरा जल्दी से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व बाल श्रम निवेश दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पिछले दिवस के रूप में लाया हूँ ताकि आपको ये प्रश्न ना छूटे। तो ये कब मनाया था, 12 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बाल श्रम दिवस है, यानी कि चाइल्ड लेबर की बात हो रही। किसकी बात हो रही, चाइल्ड लेबर की बात हो रही। जैसे जो पहले बहुत ऐसा हुआ करता था कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्या उनको काम पे लगा दिया जाता था, कहीं कहीं भट्ठे पे लगा दिया, चाय की दुकान पे लगा दिया। तो इन्हीं सभी को दिवस निषेध के रूप में, निषेध का मतलब होता है किसी भी चीज पे रोकना, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे विश्व बाल श्रम दिवस हर वर्ष कब मनाता है, 12 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं, इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई थी। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था, पिछले प्रश्न में, कि रक्तदाता दिवस कब से मनाता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2005 से हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं। यह इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए सभी सरकारों से एक साथ आने वाला आह्वान करने का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष की थीम देखो, मैंने फिर क्या बताया कि जितने भी दिवस होते हैं उनकी मेन होती है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इस वर्ष की थीम क्या है, एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ का मतलब इंड, जो भी आपको क्या करना, उसको पूरी तरीके से रोकना है। और जितना भी ये बच्चों वाला जो श्रम करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इन सभी को रोकना, ताकि वो अपने पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकें, ठीक। तो वैश्विक महामारी कारण दुनिया भर बाल श्रम में दुर्भावपूर्ण वृद्धि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अगर हम आईएलओ के मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, और इसके डीजी की बात करें तो गाय राइडर हो जाएगा, ठीक है। आईएलओ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बात हो जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये देखो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, और ये देखो कूड़ा करकट यहाँ पे बीन के अपना काम चला रहा है। तो ये यहाँ पे, अब ये ऐसा नहीं होगा कि खुद से जाता होगा, उसको कोई लोग बोलते होंगे, कोई पूरा गैंग होता है, ये बोलता है छोटे बच्चों को यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर इनसे काम करवाते हैं, ठीक है। भीख मंगवाने का, ये भी आपका लेबर में ही आता है, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ की। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आपका रखी जाएगी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला। अब जरा समझ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे तो आधारशिला किसकी रखी जा रही है, तो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की यहाँ पे क्या है, आधारशिला रखी जा रही है। अब जरा हम लोग एक को डिटेल समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 जून को 2021 में जम्मू के माजीन में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी है। तो ये पॉइंट सभी साथियों को याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते, तिरुमाला तिरुपति देवनाथ वैदिक स्कूल और अस्पताल के साथ मंदिर का निर्माण भी करेगा। तो यहाँ पे स्कूल भी साथ में बनाया जाता है और मंदिर बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम परियोजना की कुल लागत, अनुमानित लागत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 33.22 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत के हिसाब से बनेगा। जो आरओ की तैयारी करें वो बहुत अच्छे से इस डाटा को नोट करें, ठीक है। मंदिर का निर्माण 18 महीनों की अवधि के भीतर यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, अभी हाल ही में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर आधारशिला रखी गई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर पूछे कि किसने रखी, तो जो वहाँ के राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अगर पूछा जाता कि इसमें अनुमानित लागत कितने लगने वाली है, तो 33.22 करोड़ रुपए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कितने महीनों में बनके तैयार होगा, ये 18 महीनों में होगा। और ये देखो कुछ यहाँ पे आधारशिला करके ये रखी जा रही, कुछ नारियल करके ये फोड़ा जा रहा है, ठीक। तो आई थिंक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के आपको चीज़ें, एक एक पॉइंट आपका कोई छूट ना जाए। आप पहले एनालिसिस करिएगा, कंपेयर करिएगा कि जो अदर आप क्लासेस में जा रहे हैं वहाँ पे इतना डिटेल से कोई करा रहा क्या, ठीक है। बार बार वही प्रश्न रिपीटेड होकर अगर 2 घंटे में आपको कराए तो क्या बेनिफिट उससे है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में जो साथी ने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया है, और वीडियो देखने के साथ साथ में अगर आपको लगता है कुछ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको, अगर आपको थ्रू आप जो बात पहुंचाई है, तो उसके साथ साथ में जितने भी साथी नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और पास में बेल आइकन बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे जब भी आप कोई मैं वीडियो क्लास आपको अपलोड करूँगा, लाइव क्लास होगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इससे कि आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ में सबसे ज़्यादा आपको लाइक करना है। और अगर आज की हम बात करें, आज देखो पहली क्लास है, तो आप भी उसकी थोड़ा सा शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। तो आज मैं ज़्यादा लाइक की बात नहीं करता हूँ, आज मैं केवल और केवल आपसे 500 लाइक का टारगेट यहाँ पे रखता हूँ। देखते हैं आप कितना यहाँ पे लाइक करवा देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में आपको कमेंट करना है। और कमेंट में आपको मैंने एक प्रश्न बताया था,
एसबीआई की वर्तमान समय में सीईओ या अध्यक्ष कौन है, दूसरा आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ में अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है पाठशाला विद गौरव, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट छोटे छोटे से वीडियो के थ्रू आपको ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है, पिक्स के फॉर्मेट में वहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, कई सारे आंदोलन होते हैं, कई सारे आपके ट्वीट्स होते हैं, इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आप लोग जरूर हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, आज बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, तो उस क्लास को आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।